आज आपको दो भारत दिखाता हूं और दोनों भारत दो तस्वीरों में छिपी है। एक तरफ पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका की तरफ लगी रही कि कैसे अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक स्वागत किया। आखिर कैसे मोदी ने चंद वर्षों में भारत की तस्वीर बदल दी। इसी का फॉर्मूला पूरी दुनिया तलाश रही थी। वहीं दूसरी तरफ पटना में मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने की रणनीति तैयार की जा रही है। यही दो तस्वीरें हैं दोस्तों, और इसी आधार पर आज मैं आपको भारत का दो चेहरा दिखाता हूं अपने देश का। एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। आपके सोचने के लिए ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपनिषदों के 10 सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक भेंट की। और जानते हैं इसके रचयिता कौन हैं? जो बाइडेन के प्रिय कवि विलियम बटलर येट्स और पुरोहित स्वामी हैं। और ये पुस्तक भारत की आध्यात्मिकता और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठा पर साझी सराहना करती है। और ये जानते हैं, पुस्तक 1937 में लंदन के मेसर्स फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो में मुद्रित की गई है। यानी उपनिषद भेंट की गई, आप इस प्रकार से समझ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ पटना से क्या खबर आई, ये आप देख लीजिए। हिंदुओं को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। ये जो महागठबंधन की बैठक हो रही है ना, जो होस्ट है शिवानंद तिवारी, महागठबंधन के नेता, वो कह रहे हैं। मतलब एक तरफ उपनिषद भेंट की जा रही है और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के बारे में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। अब दूसरी खबर मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दान दिया है। हिंदू धर्म में 10 दान की बड़ी महत्ता है दोस्तों, और उसी महत्ता के आधार पर, उसी भावना के आधार पर 10 दान के रूप में चीज़ें दी। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज को लेकर जो शिवानंद तिवारी हैं, वो क्या कहते हैं कि ये भेदभाव और ऊंच नीच की बात करता है। अभी लोकतंत्र वाला मैंने दिखा दिया, अब ये देखिए, ये ऊंच नीच और भेदभाव की बात करता है। मतलब हिंदुत्व के बारे में पटना में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको तीसरे में टू विंडो देखिए। बाइडेन को जो गिफ्ट दिया गया ना, उसमें पूरा भारत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या, आप समझिए क्या कल्पना है। एकाकार भारत, जिसमें पंजाब का घी, महाराष्ट्र में गुड़, उत्तराखंड में अनाज, राजस्थान में सोना, गुजरात का नमक, फिर तमिलनाडु तिल, मैसूर का भूमि का दान। मतलब हर राज्य को समेटने का प्रयास किया गया है। लेकिन पटना में क्या हो रहा है? पटना में लड़ाई शुरू हो गई है। मोदी को गाली देते देते ये स्वार्थ पर इतना आधारित है कि लोग आपस में ही लड़ने लगे। अब और आगे बढ़िए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका से जुड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ। जो 10 दान किए गए ना दोस्तों, उसमें हर चीज़ का महत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई कम है। चाहे महाराष्ट्र की चीज़ हो, महाराष्ट्र का गुड़ हो, पंजाब का घी हो, गुजरात का नमक हो, कुछ भी, हर चीज़ का अपना महत्व है। लेकिन पटना में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हर किसी का स्वार्थ बिल्कुल हावी है। हर इंसान का स्वार्थ हावी है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को महत्व देता है, वो बस अपने में ही डूबा हुआ है। और ये टू विंडो की भावना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आगे बढ़िए, व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया तो पीएम ने बताया कि पहले तो मैं अकेले आया था और बाहर से देखता था, आज इस व्हाइट हाउस में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय मौजूद हैं। तो ये गर्व करने वाली तस्वीर थी वहाँ की। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी बैठक जो पटना में हो रही थी, वहाँ अपने ही नदारद हो गए। ये है स्थिति। और आगे बढ़िए, आपको एक और टू विंडो दिखाता हूँ। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति अपने और फर्स्ट लेडी जो उनकी पत्नी है, उनके बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को ट्वीट करते हैं।
हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है ये, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी जो ममता बनर्जी है, कई मंत्री फंस चुके हैं इनके, वो भ्रष्टाचार के मामले में ही सजा पा चुके लालू यादव के पैर छूकर मोदी को हटाने की, हराने की रणनीति बना रही हैं। आप देख रहे हैं ना, बड़ा फर्क आप समझने का प्रयास कीजिए। एक और टू विंडो आपको दिखाता हूं। यूनाइटेड नेशन में भारत के महात्म्य का झंडा दिख रहा है, एकदम बुलंद हो रहा है। 135 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 135 देश के प्रतिनिधि भाग लेकर योग कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की देन है दोस्तों, ये योग है। तो वहाँ ये स्थिति। और दूसरी तरफ मणिपुर मामले में विपक्षी पार्टियों ने खूब हो हल्ला मचाया, खूब बदनामी करने की कोशिश की। और जब गृह मंत्री ने बैठक बुलाई तो जानते हैं बहाने बनाने लगे। तो कुछ ऐसी ही खबरें दोस्तों। और हाँ, ये भी याद रखिए कि अमेरिका में भी लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस के अंदर, और एक अमेरिकन ने पूछा, लेकिन उसका प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया, करारा जवाब दिया, वो आज हर किसी को ज़रूर सुनना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों कई सारी ऐसी चीज़ें जो मीडिया ने दिखाई ही नहीं, जो मीडिया से गायब रही, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय जब मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक तो अमेरिका में और दूसरा पटना में। हालांकि पटना वाली घटना कायदे से अगर कहें तो तुलना करने योग्य है नहीं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र जिंदा है और उन लोगों की बात भी आपको समझनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं और किस निगेटिविटी में फंस गए, इसलिए इसकी चर्चा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपको दोनों तरह की चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तरफ अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए कई नए कीर्तिमान बना रहे हैं, संबंधों को एक नई दिशा दे रहे हैं। और याद रखिए, अमेरिका जिस प्रकार पहली बार भारत की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार कर रहा है, गौरवगान कर रहा है, उसे सम्मान दे रहा है, इससे हर व्यक्ति गदगद है। वो चाहे भारत में बैठा हुआ व्यक्ति हो या अमेरिका में रह रहा कोई भारतवंशी, भले ही उसकी नागरिकता बदल गई, लेकिन जो उनका दिल से जुड़ाव है ना, वो आज भी भारत के प्रति है, सनातन संस्कृति के प्रति है। और यही तो तस्वीरों में भी दिख रहा था दोस्तों। और याद रखिए, कुछ दिन पहले इसी अमेरिका में राहुल गांधी ने जाकर जिस प्रकार से भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, उसका जवाब इसी व्हाइट हाउस के अंदर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और उसका भी जवाब मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़िए, क्योंकि पटना में जो कुछ चल रहा है ना दोस्तों, अगर उन कहानियों को आप समझ नहीं पाए तो आप यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाएंगे, आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। और मैं अब आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा देता हूँ। पटना पहुँचते ही केजरीवाल जी को जमकर बेइज्जत किया गया। कैसे, उसे समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या। दरअसल पटना मीटिंग से पहले कल पटना में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगा दिया, और जानते क्या किया उसमें, केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बता दिया कि 2024 में यही प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसमें यह भी लिखा गया कि नीतीश जो है वो पीएम मोदी के खास हैं। और इतना ही नहीं किया, उसके बाद ये भी खबर आ गई कि केजरीवाल ने एक शर्त रख दी है कि वो पटना तभी जाएंगे जब कांग्रेस क्लियर करे स्टैंड अपना, कि अध्यादेश पर उसका स्टैंड क्या है, ये रख दी शर्त। और जेडीयू को जब पता चला, क्योंकि नीतीश कुमार तो बड़ी मेहनत कर रहे थे, अब तो मेहनत क्या कर रहे हैं, क्या विपक्षी एकता दिखाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बस आ जाएं, एक बार बैठ जाएं, तस्वीर खींच जाए, बस चले जाएं उसके बाद। तो जेडीयू ने जब देखा कि केजरीवाल ये सब नौटंकी कर रहे हैं, तो उसने भी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुरंत कह दिया
कि आपके इरादे ठीक नहीं हैं, यानी केजरीवाल को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल, भगवंत मान अपने बाकी नेताओं को लेकर पटना पहुंच गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब इतना सब कुछ हो गया तो क्यों पहुंचे? तो ये तो यू टर्न लेने में माहिर है ना दोस्तों, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहुंचे उसके पीछे एक सौदेबाजी थी, सौदा करना था। अब सौदा तो आगे बढ़ा नहीं, अब वो भी सुन लीजिए, वो तो खुलकर बता चुके हैं ना, क्योंकि कांग्रेस वाले तो मिल ही नहीं रहे हैं। सुन लीजिए। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। अब सौदेबाजी करनी है तो पहुंच गए, और यहां पर भी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से नौटंकी करवानी शुरू कर दी। अब कैसे? क्योंकि जब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो वैसा लगना भी चाहिए ना। तो अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर खड़ा कर दिया, मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को, और अपनी गाड़ी पर फूल माला फिकवाने लगे। आपने तो देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री जब कहीं पहुंचते हैं तो प्यार और स्नेह सम्मान से लोग कैसे पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है, लोग अपने घर में से फूल माला लेकर पहुंच जाते हैं। अब केजरीवाल को भी यही दिखाना है तो वो यही कर रहे हैं। लेकिन क्या था दोस्तों, अभी तो जेडीयू ने बेइज्जत किया, कांग्रेस की बारी बाकी थी, क्योंकि कांग्रेस के सामने ही शर्त रखी ना। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने केजरीवाल को दलाल बता दिया। और जानते क्या कहा? कि आपको राजनीतिक दलाली की आदत है। आप बयान सुनिए, फिर समझ में आ जाएगा। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी। अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी चीजें हो गई, केजरीवाल को इतना बेइज्जत किया गया, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं आई, कोई विरोध नहीं हुआ। जनता भी लगता है गदगद है। क्यों? क्योंकि जनता को याद है कि केजरीवाल ने बिहार के लोगों को किस प्रकार से बदनाम करने का काम किया था, कि 5 लाख का फ्री इलाज करा के चले जाते हैं बिहारी, यही कहा था। अब आगे बढ़िए। इसी प्रकार से पटना पहुंचते ही जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना, उनका भी विरोध शुरू हो गया, और गो बैक स्टालिन का हैशटैग चलाया गया। क्यों चलाया गया जानते हैं? क्योंकि बिहार का एक यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर, उसने बड़ा अच्छा काम भी किया है, मनीष कश्यप, उस पर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया। और इसमें इन दोनों की भी मिली भगत है, जो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे। इन लोगों ने बचाया नहीं, और इसी वजह से जब स्टालिन बिहार पहुंचे तो लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, हर जिले में विरोध प्रदर्शन। और इसी प्रकार से दोस्तों, बंगाल में जो हर घटना घटती है उसके लिए ममता बनर्जी अक्सर बिहार यूपी के लोगों को ही तो जिम्मेदार ठहराती है ना, कई बार वो कह देती हैं, और उस पर ये सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो ये तो स्थिति है। अब जब मैं आपको ममता की बात बता रहा हूं दोस्तों, तो बंगाल की कहानी भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो असली सवाल है ना, वो ममता और कांग्रेस लेफ्ट के बीच की लड़ाई का है। और पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी खुलकर लेफ्ट कांग्रेस के प्रति गुस्सा जाहिर करती रही हैं, बल्कि सियासी दुश्मनी दिखा चुकी है। तो क्या पटना में गलबहियाँ होंगी? और ये जब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, तो ये कोई सामान्य कहानी नहीं है दोस्तों बंगाल की, क्योंकि अभी तो मीडिया में कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बंगाल में जो घटनाएं घटी हैं वो बहुत बड़ी घटना है। जो लोकतंत्र की बात की जाती है ना, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बहुत बड़ा है। और जानते हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो हाई कोर्ट पहुंची ही पहुंची, कांग्रेस भी पहुंची थी। कांग्रेस की बात बता रहा हूं, जिससे गलबैयां हो रही हैं। और भाजपा के अलावा कांग्रेस राज्यपाल के पास भी पहुंची शिकायत लेकर। अब इसका नतीजा क्या रहा ये आप देख लीजिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर ये हिंसा हत्या बंद नहीं हुई तो चुनाव बंद करा दो। ये बंगाल सरकार के ऊपर एक तमाचा है। आगे बढ़िए। बंगाल हिंसा में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और जो अपील की थी ना कांग्रेस भाजपा ने, उसी का असर है कि कोर्ट ने बंगाल में 82,000 से अधिक सेंट्रल फोर्सेस लगाने का आदेश दिया है। ये भी उन्हीं पर तमाचा है। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो दफ्तर बंद करके पद छोड़ दीजिए।
राज्यपाल किसी और को बना देंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, कभी नहीं हुई। और इसके बाद ये भी खबर आई, जो मैंने कहीं देखा नहीं, केवल वेबसाइट में कुछ जगह देखा, कि राज्यपाल ने निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति पत्र को स्वीकार करने से ही मना कर दिया है। आप सोचिए, बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है कि जो ममता का करीबी व्यक्ति है, जो मतलब निर्वाचन आयुक्त है, मेन निर्वाचन आयुक्त है राजीव सिन्हा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर को ही, ज्वाइनिंग लेटर को ही वापस कर दिया है। अब ये चुनाव होगा कैसे? और ऊपर से हाई कोर्ट ने डंडे दिए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का भी आपको दिखा चुका हूं। तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है, और इसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, क्योंकि वो भी भाजपा के साथ पहुंची थी। तो ये पटना में क्या करेंगे? यानी बंगाल में खराब स्थिति है दोस्तों। और जिस लोकतंत्र की बात होती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हाई कोर्ट के आदेश से समझिए, ये तो बंगाल में दिख रहा है। लेकिन ये सब जो है चुप्पी साध कर बैठ गए। राहुल गांधी तो जाकर अमेरिका में जहर फैला है, उल्टी सीधी बात कर रहा है, और उसी का असर है कि व्हाइट हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो वहाँ के पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल पूछा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा, अपने कान से जो है ना ईयरफोन भी निकाल लिया था जरा तबीयत से सुनाने के लिए, और उन्होंने जो कहा दोस्तों, हर कोई धुआं धुआं हो गया। आप ये बयान सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। अब ये बयान तो दोस्तों काफी बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चीज को बारीकी से रखा। वो सुनना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन आप आइए बिहार की घटना पर, कि अब ये जुटे क्यों? अब असली पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो इकट्ठा हुए हैं ना, और इनकी जिन पर सहमति है वो एक ही बिंदु है, और वो खुद जो बिहार में होस्ट है महागठबंधन के, उसके नेता शिवानंद तिवारी ने खुलासा कर दिया, और वो है हिंदू समाज को बदनाम करना। कैसे? खुद उन्हीं की जुबान से सुनिए। तो ये हिंदू समाज कभी भी समानता को, लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का बेसिक है कि वोट जो है बराबर, ब्राह्मण का वोट हो या का वोट हो, बराबर होगा। लेकिन हिंदू समाज जो है इस बात को नहीं मानता। तो हमारा जो संविधान है वो बराबरी का अधिकार देता है। हिंदू समाज जो है ऊंच नीच के भाव के साथ जो है बात करता है। देख रहे हैं ना, अब तक ये आरोप लगाते थे कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। अब ये स्थिति में पहुंच गए तुष्टीकरण की वजह से, कि ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और यही बिहार है जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली गणराज्य। वहां पर यह बात बोला जा रहा है। अब वहां तुष्टीकरण में क्या हो रहा है, मतलब इस बात को आप समझिए कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, उसी के नाम पर शहर का नामकरण कर दिया गया। यही बिहार की नियति बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, आज भी। ये बात आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, विपक्षी एकता का एक ये मुद्दा भी तय हो गया। जैसे याद है ना आपको, कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर क्या बोलते थे कि कोई हटा ही नहीं सकता, संविधान में प्रावधान ही नहीं है। मतलब अब कभी जीवन में 370 खत्म नहीं हो सकता, मोदी जी ने कर दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, तो यही कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है, और ये एजेंडा भी है। ये मानकर चलिए, बोल रहे हैं कि ये तो खत्म ही नहीं हो सकता। सुन लीजिए, 2008 में लॉ कमीशन ने ही कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये संभव नहीं है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा दोस्तों, तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि 2024 के मिशन में जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ना, अभी बहुत ड्रामे दिखेंगे। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री अमेरिका में है, अब जब वो लौटेंगे और G20 की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका, रूस, तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भारत में होंगे, तब विपक्षी नेताओं की क्या हालत होगी। और ऊपर से राम मंदिर का उद्घाटन, तब तो ये कुढ़न में न जाने क्या क्या गालियां बक रहे होंगे। उम्मीद करना भी बेकार है, सोच भी लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इंतज़ार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।